हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे कुछ कुछ डेफिनेशन छोटी छोटी देखेंगे आज के लेसन में, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तब अपन मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। बच्चों, चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहले इस चैप्टर की मीनिंग देखें। तो हेरिडिटी से क्या तात्पर्य हमारा? हेरिडिटी का मतलब है हेरिडिटी जो चीज पेरेंट से इनहेरिटेट की गई हो, पेरेंट से ली गई हो और लेने के बाद फिर अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर दी गई हो। मतलब सिंपल सी चीज है। तो हम लोग पेरेंट से क्या लेते हैं? कैरेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? कैरेक्टर। नाक का शेप, आंख का कलर, हाइट, स्किन का कलर, ये सब जो है कैरेक्टर पेरेंट से आते हैं। तो जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम नाम देते हैं हेरिडिटी। ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू next generation is called heredity. Transfer of character from one generation to next जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना कहलाता है हेरिडिटी। बच्चों, हेरिडिटी के साथ एक डिफाइन और समझे पहले, वेरिएशन। वेरिएशन से मतलब है कि कैरेक्टर में चेंज आना, वेरीड हो जाना। बच्चे एकदम से मम्मी पापा की ट्रू कॉपी नहीं होते हैं, उनके सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। उसी चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशन, यानी चेंज इन कैरेक्टर। चेंज इन कैरेक्टर अमंग इंडिविजुअल्स। दो लोगों के बीच में जो कैरेक्टर में चेंज होता है, बदलाव होता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर में बदलाव आता है, उसी को हम नाम देते हैं वेरिएशन। कभी भी सेम कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं, उनमें जरूर थोड़े बहुत चेंज आते हैं। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैरेक्टर को कौन बनाता है, कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको कौन ले जाता है? जीन ले जाते हैं। ठीक, जो जीन कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जीन किसके क्या हैं? दे आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। थोड़ा सा इसको समझ लो, फिर समझ में आएगी बात। तीसरा, पहले अपन क्रोमोसोम समझे। नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं आप। सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present in nucleus of the cell। हमारे बॉडी का जो न्यूक्लियस का सेल है, उसमें थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ क्रोमोसोम आर
मेड अप ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम किसके बने हैं? डीएनए के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन, और प्रोटीन के बने होते हैं। और क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर, क्रोमोसोम आर फाउंड इन पेयर। पेयर से मतलब बच्चों ये है कि हम लोगों के बॉडी में हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं। कितने? 23 पेयर, और हर पेयर में एक क्रोमोसोम हमारे मदर का है और दूसरा क्रोमोसोम हमारे फादर का है, इसलिए वो पेयर में मिलते हैं। ठीक, दो दो क्रोमोसोम एक एक साथ में रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग होमोलोगस पेयर। दिस पेयर इज नोन एज होमोलोगस पेयर। मैं यहां ऊपर लिखता हूं। chromosome. The similar pair of chromosome is called homologous pair of chromosome. हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? इन ह्यूमन बीइंग each cell has 23 pair of chromosome. हर सेल में कितने क्रोमोसोम के पेयर हैं? 23 हम लोगों के बॉडी में। और बच्चों, जो डीएनए, हर क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना है, और डीएनए के सेगमेंट्स को हम क्या दे रहे हैं? सेगमेंट मतलब पीस, टुकड़े, उसको हम नाम दे रहे हैं जीन। मेंडल ने, जॉन मेंडल की बात करता हूं थोड़ी देर में, उन्होंने इसको फैक्टर नाम दिया था। जॉन मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था? फैक्टर। DNA is made up of जीन। यानी जीन क्या है? ये भी लिखो, made up of जीन। It was named as factor by मेंडल। जॉन मेंडल ने इसको क्या नाम दिया था? फैक्टर का नाम दिया था। इन ह्यूमन बीइंग ईच सेल हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। DNA is made up of gene. It was named as factor by Mendel. तो बच्चों, जीन का काम क्या है? जीन ही वो कैरेक्टर है, जीन ही वो चीज है जो कोड वर्ड लाता है पेरेंट्स से बच्चों में। कैरेक्टर के लिए कोड वर्ड लाता है, यानी जीन ब्रिंग्स कोड वर्ड फॉर character from parents to offspring। पेरेंट, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग से मतलब बच्चों, बच्चे।
बच्चों में जो है जीन क्या करता है, कोड वर्ड लाता है फॉर कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए पेरेंट्स से। लेकिन आपको बताएं, आपको जब कोड आते हैं, बच्चों में आते हैं, तो नए क्रोमोसोम बनते हैं, नए डीएनए बनते हैं, और कोई डीएनए बनते हैं केमिकल रिएक्शन से, और देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन which can prepare exact copy of DNA. So there is the change of character is possible. DNA is prepared by biochemical reaction. डीएनए को कौन प्रिपेयर करता है? बायोकेमिकल रिएक्शन। और देयर इज नो एनी बायोकेमिकल रिएक्शन विच कैन प्रिपेयर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। There is no any biochemical reaction which can prepare exact copy of DNA. So variation मतलब चेंज इन कैरेक्टर, विभिन्नता, वेरिएशन इन कैरेक्टर ऑकर्स। इसीलिए कैरेक्टर में वेरिएशन होता है। डीएनए इज प्रिपेयर्ड बाय बायोकेमिकल रिएक्शन। There is no any biochemical reaction which can prepare exact copy of DNA, so variation is in character occurs. इसीलिए कैरेक्टर में जो विभिन्नताएं हैं वो होती है। तो बच्चों ध्यान दो, दो चीजें बताई मैंने, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरा वेरिएशन आना, कैरेक्टर में चेंज आना। और मालूम है आपको, कैरेक्टर में चेंज आते जाएंगे धीरे 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 हर पीढ़ी में। तो 1,00,000 पीढ़ियां जब बीतेंगी तो आज का ऑर्गेनिज्म जैसा दिख रहा है ऐसा न दिख करके एकदम बदल जाएगा। ह्यूमन बीइंग में देख लो, पहले ह्यूमन बीइंग की फोटो बताते किस तरह की थी, अब धीरे धीरे बदलते 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 किस तरह का होता जा रहा है। हो सकता है लाखों पीढ़ियां और बदलें, चेंज जब आए खत्म हो तो ह्यूमन बीइंग ऐसा न दिखे, किसी और रूप में नजर आए, यानी नई स्पीसीज बन जाती है। तो ये वेरिएशन होता रहेगा, यानी कैरेक्टर में चेंज होता रहेगा, और हेरिडिटी होती रहेगी, और यानी कैरेक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहेंगे। तो नई स्पीसीज बनती हैं, नई स्पीसीज बनती हैं। इसी को हम बोलते हैं, नई स्पीसीज का बनना कहलाता है इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। Evolution means development of new species, या formation of new species by the process of heredity and variation is called evolution or organic evolution. Organic इसलिए कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा है। तो देखें, इसको लिखते हैं इवोल्यूशन की डिफाइन। Development of new species by the process of heredity
and variation is called evolution or ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बोलेंगे या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलेंगे, नई स्पीसीज का बनना। जिस साइंस की ब्रांच में हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बच्चों अपने आप में एक पूरा विषय है, चैप्टर है, टॉपिक है, यानी पूरे करने वाला एक सब्जेक्ट है, साइंस का एक ब्रांच है जिसमें केवल हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? branch of science in which we study about heredity and evolution is called जेनेटिक्स। उसी को हम नाम देते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के इसके सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा काम सबसे पहले शुरू में जॉन मेंडल ने किया था, इसलिए जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जॉन मेंडल is known as father of जेनेटिक्स। उनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉन मेंडल को। तो बच्चों इसमें ये सब छोटी छोटी डिफाइन देखा आपने, तो इसके बाद कैरेक्टर देख लेते हैं। कैरेक्टर बार बार वर्ड आ रहा है, कैरेक्टर का क्या मतलब है? कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर या ट्रेट को समझने के लिए बच्चों सिंपल सी बात, मान लो आपके कोई रिलेटिव स्टेशन पे आ रहे हैं, दूर के रिलेटिव हैं, आप पहचानते नहीं हो। आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा तुम्हारे दूर वाले मामा जी आ रहे हैं फलाने फलाने, उनको ले आओ स्टेशन से। आपने क्या कहा? मम्मी मैं तो देखा नहीं, पहचानूंगा कैसे? तो मम्मी क्या आपको देती है, करती है? देखो मम्मी कहती है बेटा थोड़ा मामा जी लंबे हैं, हाइट में उनकी लंबे हैं और दुबले पतले हैं। दूसरा, कलर से एकदम फेयर हैं, साफ हैं, और आंखें उनकी ब्राउन है। आंखें उनकी ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। और बाल उनके करली है, ऐसे घुंघराले बाल हैं, ठीक। और कानों के जो लोब देख रहे हो, ये अटैच्ड ईयर लोब और हैंगिंग ईयर लोब होते हैं। जैसे मेरा अटैच्ड ईयर लोब दिख रहा है, कुछ लोगों के कान से स्किन अपने यहां से अलग ऐसे लटकता रहता है, इसको हैंगिंग ईयर लोब बोलते हैं, और एक अटैच्ड ईयर लोब भी कहलाता है। तो मम्मी ने बोला कि उनके जो ईयर लोब है वो अटैच्ड है। इतनी सारी बातें बता दी। अब आपने गए स्टेशन जाके दरवाजे के पास में, जहां से पब्लिक बाहर आती है गेट से, गेट पे हर आदमी को नीचे से ऊपर देख रहे हो कि जो आदमी लंबा दिखे, जिसके बाल घुंघराले हों, आंखें भूरी हों, गोरा हो, ठीक, वो मेरे मामा जी। ऐसा एक आदमी आया, आपने नाम लेके पूछा, फलाने? बोले हाँ मैं वही हूं। बोले चलो आपको मम्मी ने
बुलाया, इस तरह से आपने उनको पहचान दिया। तो जो फीचर्स किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में मदद करें उन्हीं को हम कहते हैं ट्रेट और कैरेक्टर्स। फीचर्स which help us to identify and recognize an organism are called trait or character. Features which help us to identify and recognize an organism are called trait or character. Example: shape of hair. हेयर का शेप सीधा होता है, घुंघराले बाल और सीधे बाल। दूसरा शेप ऑफ नोज, नोज दो तरह की, पॉइंटेड नोज और स्टबी नोज, STUBY। पॉइंटेड मतलब नोकीली नाक और स्टबी मतलब चपटी नाक। हाइट, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आईज, आंखों का कलर, ये सारे जो है ट्रेट हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में मदद करते हैं। तो बच्चों ये बात हो गई कैरेक्टर की या ट्रेट की। अब देखते हैं जो ऑर्गेनिज्म में चेंजेज आते हैं उनके एडवांटेज क्या हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। Advantage of variation. जो कैरेक्टर में चेंज आते हैं बच्चों, वो ऑर्गेनिज्म को मदद करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को फाइट करने में मदद करते हैं। जैसे मान लो मच्छरों की दवा हम लोग कब से यूज कर रहे हैं मच्छरों को मारने के लिए। मच्छर की दवा जब छिड़कते हैं तो मच्छरों के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। मैक्सिमम मच्छर मर जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं, क्योंकि उनमें एक स्पेशल कैरेक्टर अलग होता है दूसरों की तुलना में, जो उनसे रजिस्ट करते करते दवाइयों से उनको बचा लेता है। कहीं मान लो अगर ज्वालामुखी फटे तो सारे ऑर्गेनिज्म भागेंगे, मैक्सिमम मर जाएंगे हीट से, नहीं कुछ तो अपना जान बचा लेंगे। तो जिनमें स्पेशल कैरेक्टर अलग से होता है, कैरेक्टर में चेंज आता है उनके, दूसरे भाइयों से अपने वो डिफरेंट होते हैं कैरेक्टर में, वो अपने को बचा लेते हैं। तो यानी जो अनफेवरेबल कंडीशन में लड़ने की मदद करता है। दूसरा, स्पीसीज को क्या फायदा है? स्पीसीज, नई स्पीसीज डेवलप होती है वेरिएशन से। 2 पॉइंट लिख रहे हैं। नंबर 1, it helps an organism to fight in unfavorable condition. दूसरा, it helps in the evolution of new species.
वेरिएशन बहुत जरूरी है स्पीसीज के लिए, इससे जो है नई स्पीसीज बनती है। इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, इंडिविजुअल तो मरना और जीना तो सबको जीवन में है ही, इसलिए बोलते हैं कि वेरिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू द स्पीसीज देन इंडिविजुअल। इसलिए प्रकृति इंडिविजुअल को जीने मरने के लिए हिसाब से उनमें वेरिएशन नहीं लाती है। प्रकृति का नियम है नई नई स्पीसीज को बनाना, नेचर का नियम है नई नई स्पीसीज को बनाना। तो जो कैरेक्टर में चेंजेस लाती है प्रकृति, वो नई स्पीसीज को बनाने के लिए, इसलिए वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। अब थोड़ी बात करते हैं बच्चों जीन के बारे में। और जीन के लिए लिखा हमने सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट मतलब पीस, डीएनए के पीस है जीन। और करते क्या, दे ट्रांसफर पेरेंटल कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। दे ट्रांसफर parental character to the next generation, अगली पीढ़ी को ले जाते हैं। और दूसरी शर्त इनकी, पहला ये डेफिनेशन में, दूसरा दे वर्क इन पेयर। दे वर्क इन पेयर, हमेशा जोड़े में काम करेंगे। एक मदर वाला जीन रहेगा और एक फादर वाला जीन, काम एक ही करेगा लेकिन प्रेजेंस दूसरे की जरूरी है। दे वर्क इन पेयर, काम हमेशा पेयर में करते हैं। वर्क इज परफॉर्म्ड बाय anyone but it will work in the presence of alternative gene। यानी पार्टनर जीन। अल्टरनेटिव जीन से मतलब पार्टनर जीन। पार्टनर जीन के प्रेजेंस में ही काम करेगा वो। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल समझाता हूं मैं। और जीन को हम एक्सप्रेस करेंगे बाय अल्फाबेट लेटर। तीसरा, they are represented by alphabet letter। इसलिए ये अल्फाबेट लेटर से ही हम इनको दिखाएंगे। अभी मेंडल के एक्सपेरिमेंट समझना आपको, ये चीजें जरूरी है। अब यहां से शुरुआत हो रही है। छोटे छोटे जब ये कैरेक्टर आपको समझ में आए रहेंगे तो ही मेंडल का एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते हैं। बच्चों मान लीजिए ये होमोलोगस पेयर, ये क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम मदर का, एक फादर का। तो बच्चों ध्यान दें, किसी एक कैरेक्टर का जो जीन है, मान लीजिए हाइट के जीन है, तो जिस लोकेशन में मान लीजिए यहाँ पे जो है ये हाइट की जीन है फादर वाले में,
ये फादर का जीन और ये मदर का जीन, मदर, और ये फादर। फादर के जीन में जिस जगह पे जीन का लोकेशन है क्रोमोसोम में हाइट का, सेम उसी लोकेशन पे मदर में भी हाइट के जीन होंगे। लोकेशन ऑफ जीन ऑफ एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर विल बी सेम इन द बोथ क्रोमोसोम। ये लिख लें, लोकेशन ऑफ gene for any specific character will be similar in both chromosomes, दोनों क्रोमोसोम में लोकेशन ऑफ जीन फॉर एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर विल बी सिमिलर इन बोथ क्रोमोसोम। जैसे मान लीजिए यह हाइट का जीन है मदर में, फादर में है, तो मदर में भी इसी लोकेशन पे ये होगा। काम एक ही करेगा। मान लो ये टॉल हाइट का जीन है फादर वाला, मदर वाला ड्वार्फ हाइट का जीन है, या दोनों ही टॉल हाइट के जीन है, ठीक, ये भी टॉल हाइट का और ये भी टॉल हाइट का, तो हम दोनों के लिए कैपिटल टी ये जो है किसके लिए यूज किया, टॉल हाइट, और स्मॉल टी यूज करेंगे ड्वार्फ हाइट, यानी हाइट छोटी हो स्मॉल टी के लिए और कैपिटल टी के लिए टॉल हाइट। ठीक, तो बच्चों देखे ध्यान दें, अगर दोनों टॉल हाइट के जीन हैं तो कैपिटल टी, यानी ये भी कैरेक्टर टॉल होगा, जो बेबी होगा टॉल होगा। और मान लो एक तो जो है टॉल हाइट का जीन है फादर वाला, मदर वाला शॉर्ट हाइट का है, तो इसमें भी बेबी टॉल होगा। और अगर दोनों ही शॉर्ट हाइट के हैं तब जो है बेबी शॉर्ट होगा, या ड्वार्फ ने बौना। ध्यान दें, कैपिटल टी हम यूज कर रहे हैं अगर दोनों जीन टॉल हाइट के तो, और कैपिटल टी स्मॉल टी यूज कर रहे हैं एक टॉल हाइट का है कि स्मॉल हाइट का है। लेकिन ध्यान रखना जो इनमें से जीन एक ही काम करेगा। हम लोगों के ह्यूमन बीइंग के पॉपुलेशन में देखो बौने बहुत कम होते हैं। बौने मतलब जो सर्कस में काम करते हैं, बामन अंगुल के लोग, उन आदमियों की बात हो रही है, वो बौने हैं, बाकी सब लोग टाल में ही आएंगे। तो समाज में शॉर्ट हाइट के बहुत कम लोग हैं। शॉर्ट हाइट के कम पैदा कब होंगे, जब दोनों जीन शॉर्ट हाइट के हों। लेकिन जब एक शॉर्ट हाइट का हो और एक डार्क हाइट का हो तो टॉल हाइट वाला ही बेबी होता है। तो यहां जो टॉल हाइट है, दिस इज द डोमिनेंट जीन। ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट जीन। जो कैरेक्टर नेचर में ज्यादा दिखता हो वो कैरेक्टर डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। तो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन की बात हो रही है, अब तो वो भी बताऊं मैं। देखिए, डोमिनेंट जीन मैं उसको कह रहा हूं, जैसे ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसका पार्टनर जीन कैसा है, इसके जैसा है, तो भी कैरेक्टर टॉल हुआ। ये जीन कैसा है, टॉल हाइट का है, लेकिन इसका पार्टनर कैसा है, शॉर्ट हाइट का है, फिर भी हाइट कैसी हो गई, टॉल हो गई। यहां इस जीन ने इसको दबा दिया, सप्रेस कर दिया। सप्रेस मतलब दबा देना, इसलिए ये दब गया और ये उभर के आ गया सामने। तो जो कैरेक्टर उभर के सामने आता है, दिखाई देता आंखों को, उसी कैरेक्टर वाले जीन को हम नाम देते हैं डोमिनेंट जीन। और जो कैरेक्टर उभर के ना आए वो रिसेसिव जीन। ठीक, रिसेसिव जीन का कैरेक्टर तभी नजर आएगा
जब उसका पार्टनर जीन भी उसके जैसा हो। जरा डिफाइन लिखते हैं अपन। डोमिनेंट जीन which express its character in the presence of any kind of partner gene. पार्टनर जीन कोई सा भी हो, पार्टनर जीन से मतलब अल्टरनेटिव जीन, जो बगल वाला। जीन विच एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ पार्टनर जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। और इसको हम कैपिटल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड by capital लेटर। कैपिटल लेटर से ही इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी, किसके लिए? फॉर टॉल हाइट। किसके लिए? टॉल हाइट के लिए। तो अपन ऊपर लिखते हैं इसको। तो कैपिटल टी इज द डोमिनेंट जीन टॉल हाइट के लिए। ठीक, ऐसे रिसेसिव जीन which can express its character in the only in the presence of similar kind of gene, similar kind of partner gene, पार्टनर जीन जो उसके जैसा जब होगा तभी वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो कहलाएगा रिसेसिव जीन। एग्जाम्पल स्मॉल टी फॉर शॉर्ट हाइट। ठीक, शॉर्ट हाइट वाला जो जीन हमने यूज किया था स्मॉल टी, ये कैसा है? रिसेसिव जीन है। इसी तरह से कोई भी कैरेक्टर लिया जा सकता है। जो नेचर में ज्यादा हो उसका मतलब वो डोमिनेंट ज्यादा है, जो नेचर में कम हो वो रिसेसिव है। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है। जैसे बाग में मटर के फूल सारे नीले 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 हैं, कोई दो फूल जो है व्हाइट कलर के, यहाँ कौन सा कलर डोमिनेंट हो गया? नीला कलर। रिसेसिव कलर कौन सा हो गया? व्हाइट कलर। ठीक है बच्चों, बात आ रही है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। मतलब जीनोटाइप से मतलब है कि जीन का डिस्क्रिप्शन कैसा है, जीन की डिटेल कैसी है, वो कहलाता है जीनोटाइप, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन।
इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीनोटाइप। और फिनोटाइप कैरेक्टर, विजिबल कैरेक्टर which are visible to our eye are called phenotype। ये जो जीनोटाइप है विजिबल नहीं होते हैं। जीनोटाइप आर नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। और इनका इफेक्ट कहाँ होता है, बाहर प्लांट के रूप में। तो एग्जांपल के लिए यहाँ कैरेक्टर विच आर विजिबल टू अवर आई, जिसमें जिस सेल में ये वाले जीन का पेयर है वो प्लांट कैसे होंगे, टाल। और जिसमें ये है वो होगा टाल, और जिसमें ये है वो होगा शॉर्ट। जो प्लांट आंखों को कैसा दिख रहा है, टॉल, तो ये आंखों को दिखने वाला जो फीचर्स है दिस इज द फिनोटाइप। और आंखों के न दिखने वाला जो कैरेक्टर है वो सेल के अंदर है, दैट इज द जीनोटाइप। ये पौधा टाल है, अगर कोई पौधा टाल है, कौन से जीन की वजह से, इस जीन की वजह से। तो ये जो हमने कैपिटल टी लिखा, ये जीनोटाइप हो गया, और टाल जो दिखाई दे रहा वो फिनोटाइप हो गया। ये अंतर थोड़ा सा। तो फिनोटाइप का मतलब हो गया कैरेक्टर विच आर विजिबल टू अवर आई आर कॉल्ड फिनोटाइप। टाल, शॉर्ट, ठीक, और ये विजिबल है। और जीनोटाइप डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन, एग्जांपल के लिए जीनोटाइप आर नॉट विजिबल बिकॉज दे आर फाउंड इनसाइड द सेल। ठीक है, दे आर फाउंड इनसाइड सेल के अंदर मिलते हैं, इसलिए वो विजिबल नहीं होते हैं। तो बच्चों ये दो बातें हो गई, दो छोटी छोटी डिफाइन और कर लेते हैं हम लोग, ताकि कल जब हम पढ़ेंगे तो पूरा मेंडल का एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड समझ लो, मार्केट में जाते हैं बोलते हैं ये टमाटर हाइब्रिड है, ये बैगन हाइब्रिड है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन करके बनाया गया है, या जीन में चेंज करके बनाया गया है। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगर सिंगल कैरेक्टर को लेकर के पढ़ते हैं, हम लोग सिंगल कैरेक्टर को लेकर के हम स्टडी करते हैं, तो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन by taking a single character। एक कैरेक्टर को लेके जब हम स्टडी करेंगे, मान लो हाइट का कैरेक्टर लिया, केवल हाइट के बारे में स्टडी करेंगे, कल देखेंगे, तो उसको पार्ट 2 में हमारे आएगा, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बाय टेकिंग अ सिंगल कैरेक्टर। और डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस, डाई मतलब 2, डाई का मतलब 2, डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस स्टडी अबाउट heredity
and evolution by taking two features, two characters is called dihybrid inheritance। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को लेंगे पार्ट 2 में। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।